ये है हम लोग के बीच ईरान की तरफ से ये जानकारी मिल रही है कि सेना में भर्ती के लोग आगे आए। ये लोगों से अपील की गई है, यूएस इजराइल को धमकी दी भी गई, लेकिन साथ ही लोगों से ये अपील की गई है कि लोग भर्ती के लिए आगे आए। ये बहुत बड़ी खबर है और लोग खुद आगे आ भी रहे हैं, ये देखने को भी मिल रहा है। और टिकू सर, मैं इस पर आपसे रिएक्शन भी चाहूंगी क्योंकि ऐसा पहले भी हुआ है। वहां पर लोगों में जो शहादत की भावना है, शिया मुसलमानों में खास तौर पर, ये दुनिया में किसी से छिपी नहीं है और वो एक बार मुझे लगता है फिर से देखने को मिल रही है। वो खुद आगे आ रहे हैं। एब्सोल्युटली। अगर आपने देखा होगा, खमैनी ने, उसको पता था वो टारगेट बन रहे हैं नसरुल्लाह के जाने के बाद या सुलेमानी के जाने के, उनको पता था मैं जाने वाला हूं। और ये आप लोग दिखा रहे थे कि वो बंद कमरे में बैठकर, मुझे लगता था कि खमैनी ने पहले अनाउंस कर दिया। ये तस्वीरें हम देख लें, ईरान की सड़कों से तस्वीरें सामने आ रही हैं। ये तस्वीरें आप देखिए, लाल झंडा युद्ध का सीधा संदेश है, लोग सड़कों पर उतर रहे हैं। एक तरफ ये अपील की गई है कि सेना भर्ती के लिए आगे आए। श्याम सर, क्या ये एकजुटता का संदेश देने की भी कोशिश है कि मुल्क को आपकी जरूरत है? हालांकि फुट सोल्जर्स बहुत ज्यादा काम नहीं आएंगे, लेकिन मकसद क्या है? वॉरियर क्लास के लोग हैं, ये पारसी लोग हैं, पुरानी सभ्यता है ईरान की, और 6.5 लाख से ज्यादा इनके पास फोर्स और उससे ज्यादा इनका विश्वास और खामनेई का एक बहुत ही बड़ा संतुलन था। काफी लंबा इतिहास उन्होंने बना लिया था। तो उसके हिसाब से प्रेयर्स हुई थी कल। देखिए, जब प्रेयर हुई थी तभी आपके स्टूडियो में मैंने कहा था कुछ तो लग रहा है, और खामनेई आने वाले थे, वो नहीं आए। तो ये बात करीब 10-11 बजे तक हमारे हिसाब से तो और आपके हिसाब से क्लियर हो गई थी कि कुछ न कुछ गड़बड़ है। तो वो सेंटिमेंटल जो भावनाएं हैं, उसके साथ ये सेना में भर्ती करने के लोग आएंगे। हालांकि इसका कोई प्रभाव पड़ेगा नहीं, क्योंकि साइकोलॉजिकली एक तरह से अट्रिशन वॉर है। स्कॉर्च अर्थ करके, पूरी तरह बम्बार्डमेंट करके, मनोबल तोड़ के और गल्फ रीजन को कंटेन करके अमेरिका चाहेगा वहां पे चेंज करना। श्याम सर, ये भी समझाइए ना, आप कह रहे हैं कि इससे बहुत फर्क पड़ने नहीं वाला है। ईरान ये जानते हुए कि उसकी ताकत अगर इजराइल और अमेरिका जितनी नहीं है, तब भी देखिए लोग आगे आ रहे हैं। ईरान हमले करने से चूक नहीं रहा है। लगभग हर जगह जहां अमेरिकी बेसिस है वहां अटैक किया गया। अभी ईरान के पास ऐसा क्या है जो उसे आगे बढ़ा रहा है? क्या सिर्फ आत्मविश्वास है उसका? मेरे ख्याल से तो सिर्फ यही कह सकते हैं आप, उसके पास 2 से 3 हजार मिसाइल्स हैं जिसके ऊपर वो 10-15 दिन तक लड़ सकता है। 100 से ज्यादा मिसाइल रोज छोड़ेगा। पिछली बार 12 दिनों तक करके देख चुके हैं हम, कुछ हुआ नहीं था। लेकिन क्या सर ये दिखाने, बताने, जताने की कोशिश है कि आप हमारे लीडर्स को खत्म कर दीजिए, मिलिट्री लीडर्स को खत्म कर दीजिए, लेकिन आप रिजीम चेंज नहीं कर सकते हैं? बिल्कुल यही कह सकते हैं आप कि आप रिजीम चेंज नहीं कर सकते। हम इंटैक्ट हैं, हमारा जियोग्राफिकल डेप्थ इंटैक्ट है। जमीन पे आप हमसे नहीं लड़ पाएंगे। हम वॉरियर क्लास के लोग हैं, जैसे थे आज भी वैसे ही हैं। ये जरूर वो दिखा रहा है, और ये साइकोलॉजिकल वॉरफेयर का भी हिस्सा है, एक तरह से प्रोपेगेंडा भी कह सकते हैं आप। और छुटपुट अटैक जो हो रहे हैं रिहायशी इलाकों पे, गल्फ रीजन में, खासकर गल्फ रीजन में ड्रोन से हो रहे हैं, और एक तरह से वो ध्यान आकर्षित करने का एक तरीका है। स्टेट ऑफ हॉर्मुज को हाफ माइनिंग करके कंट्रोल्ड सी लेन्स ऑफ कम्युनिकेशन पर भी वो लिवरेज लेगा। पर सर, इजराइल अमेरिका कहां ध्यान रख रहा है कि रिहायशी इलाके लोग आगे आ रहे हैं? 333 लोगों की तो मौत हो चुकी है। यही मैं कह रहा हूं, बहुत बड़ा क्रेडिबिलिटी का प्रॉब्लम है अमेरिका के पास। ये सबसे बड़ा चैलेंज ये है कि उन देशों को अपने पहलू में रखना और चुप रखना। मान के चलिए, क्या कोई देश रिटेलिएट कर रहा है? किसी देश ने रिटेलिएट किया अभी तक? नहीं किया। अमेरिका चुपचाप, कल रात को उन्होंने एड्रेस नहीं किया अपने नेशन को, चुप रह गया ट्रंप। देख रहे हैं, डेलिब्रेटेड, कैलिब्रेटेड, बहुत ही मुश्किल का मामला है अमेरिका के लिए, क्योंकि उनके बहुत सारे लोग वहां पर हैं। लेकिन एक रिस्क लेके उन्होंने उन्हें नहीं हटाया, अटैक करने दिया, और अब वो आगे बढ़ रहे हैं। मतलब एक बहुत बड़ा मामला है अमेरिका के लिए, क्रेडिबिलिटी का मामला, इसको समझिए। सर, श्याम सर, मैं भी चाहूंगा मैप पर भी हम पूरा गल्फ रीजन जो समझाते हैं कि किस तरह से अटैक किया गया है, किन रीजन्स पे अटैक किया गया है। ये आप स्टेट ऑफ हॉर्मुज देख रहे हैं, और बाकी जो मिडिल ईस्ट के जो देश हैं वो यहाँ पर आप देख सकते हैं, और उनकी इंपॉर्टेंस क्या है जिनको टारगेट किया गया ईरान की तरफ से। ठीक है सर, देखिए, आप समझ सकते हैं, यूएई, एक बात समझिए, यूएई पर लगातार हमला हो रहा है। हेक्सागोन की बात की थी इजराइल के प्राइम मिनिस्टर ने जब हमारे प्रधानमंत्री वहां गए थे। ग्रीस, साइप्रस, यूएई, यूएसए और इंडिया को भी इनवाइट किया गया था। समझिए, तो यूएई तो खतरे उनके लिए एक बहुत बड़ा निशाना है ही। कतार को जानते ही आप, कतार में एयरबेस पे पहले भी अटैक हो चुका है, बहुत बड़ा एयरबेस है, सेंट्रल कमांड का हेडक्वार्टर है, बहरीन में 5th फ्लीट नेवल फ्लीट है, इसके 7 से ज्यादा शिप्स को उन्होंने डिस्ट्रॉय कर दिया है और एक तरह से उसको नेस्तनाबूद कर चुके हैं।
बिल्कुल ठीक है, यानी कि देखिए वो जगह हमने दिखाई कहां कहां पर अटैक हुआ है, एक के बाद एक तस्वीरें वहां से सामने आ रही हैं और ये तस्वीरें बिल्कुल साफ ये बयां कर रही हैं कि इस वक्त खामनेई का खात्मा जरूर कर दिया गया है, लेकिन ये बात तय है कि अब आने वाले समय में एक बहुत बड़ा अटैक अब ईरान भी कर सकता है। मैं आयुष, चूंकि इसी पर डिस्कशन होना जरूरी है, पांडे सर आप जरा अब ये समझाइएगा कि अभी जो खबरें निकलकर सामने आ रही हैं, क्योंकि आज सुबह हमने खबर सामने आई कि सुप्रीम लीडर को मार दिया गया है, 11:30 इस वक्त बज रहे हैं। अब यहां से आप आगे इस युद्ध को कहां जाते हुए देख रहे हैं, कितने दिन चल सकता है, किसकी क्या ताकत है, जरा समझाइए जल्दी से सर। देखिए, पहली बात है कि जो अल खुमैनी की मौत के बाद जो 40 दिन का शोक मातम का पीरियड डिक्लेयर किया गया है, तो ये 40 दिन तो नहीं, कम से कम 40 घंटे तो ये रहेगा और कहा जाए तो 24 घंटे तो इसका असर रहेगा। तो अभी बहुत ज़्यादा जो है पैनापन ईरान के हमलों में होगा, मुझे थोड़ा डाउट है, और शायद इसीलिए नैरेटिव सेट करने के लिए कि हम थोड़ा सा अभी ज़्यादा परेशानी में हैं, लोग ज्वाइन कर रहे हैं, हम फौज में लोग आए हैं और हमारे साथ दें, वो एक नैरेटिव का सेटिंग है। क्योंकि वो लड़ाई जब कर रहे हैं, उन्होंने जब उनके पास अगर लोग नहीं थे, लड़ने वाले लड़ाकू नहीं थे, लड़ाके नहीं थे, उनके पास हथियार नहीं है, अगर उनके पास गोला बारूद नहीं है, तो उन्होंने 9 देशों पर क्यों अटैक किया? तो वो बिल्कुल ये बड़ा अहम पॉइंट हो जाता है कि बाकी देशों पर अटैक क्यों हुआ।